हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस 11th ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और ओसीएम सब्जेक्ट में हम लास्ट का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, यानी मैनेजमेंट का मतलब क्या है ये हमने देखा। उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ये जो भी था वो हमने पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें देखा। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने स्टडी की। अभी आज हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की लेवल क्या क्या होती है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। Level of management. Organization is a group of persons who work together to achieve a common goal. In this process, various peoples work together according to their position, qualities and skill under the management of specific person or a group of person. यानी आप देख सकते हो कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो एक जो वर्क करते हैं तो अचीव अ कॉमन गोल, जो हमारा कॉमन जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, वो हमें अचीव करना होता है। तो इन दिस प्रोसेस वेरियस पीपल्स वर्क टुगेदर अकॉर्डिंग टू, यानी इस प्रोसेस में वेरियस टाइप्स के हम पीपल देखते हैं या फिर उनकी पोजीशन हम देखते हैं, फिर क्वालिटीज़ देखते हैं, स्किल्स देखते हैं अंडर द मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। जो भी पर्सन उसकी लेवल क्या है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है। हाउएवर द साइज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सेम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेम नहीं हो सकती। कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि वो लोअर क्वालिटी की हो, कोई मिडल हो या फिर टॉप, ऐसे लेवल होते हैं उनके। इस तरीके के इन द केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉप्स और स्टेशनरी शॉप्स, द क्लासिफिकेशन इन सिंपल बट इन अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लासिफिकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड। यानी हम देखते हैं कि छोटे मोटे जो दुकान होते हैं या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनका ट्रेडिशनल ग्लोसरी जो होता है या फिर शॉप जो होता है या फिर स्टेशनरी शॉप जो होता है वहाँ पे मैनेजमेंट करना हमें ईजी जाता है। पर जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब होती है जिनका जो लेवल होता है या स्केल होता है जो लार्ज होता है, तो उसमें हमें मैनेजमेंट करना, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट्स हमें ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वहाँ पे रोल प्ले करने पड़ते हैं। इन दिस पार्ट आर कॉल्ड एज ए लेवल मैनेजमेंट। इसी को हम मैनेजमेंट की लेवल बोल सकते हैं। द लेवल आर मोड अकॉर्डिंग टू द साइज रिक्वायर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली देयर आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे उन्होंने चार्ट बताया है। देखो यहाँ पे एक उन्होंने टेम्पल या फिर ट्रायंगल शेप में उन्होंने एक चार्ट बनाया है या फिर एक मैनेजमेंट की लेवल बताई है। वहाँ पे सबके ऊपर जो होता है टॉप लेवल, फिर मिडल और फिर लोअर। यानी टॉप लेवल में हम देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट किस तरीके का मैनेजमेंट हो वो देख सकते हैं, या फिर वो जो उनका गोल है तो वो अचीव करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रोल, ये टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट में ले जाने वाले पर्सन होते हैं। तो अभी मिडल में हम देखते हैं कि मिडल में कौन से जो लेवल है मैनेजमेंट की, मिडल लेवल, वहाँ पे कौन कौन से पर्सन आते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं। ये अपनी तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। उनको एक गोल दिया होता है, एक अचीव करने के लिए, एक जो ध्येय होता है वो पूरा करने के लिए उनको ये लेवल दी जाती है। उसको हम कहेंगे मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
और थर्ड जो है लोअर पे हम देख सकते हैं कि सुपरिटेंडेंट होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं या फोरमैन्स होते हैं। फोर्समैन यानी ये जो सब आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके के पर्सन अपने अपने तरीके से वो अपने अपने लेवल अनुसार काम करते हैं या फिर अपना वर्क करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। दिस इज़ द अल्टीमेटेड अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या फिर मैनेजरियल डायरेक्टर हो। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये फ्रेम जो होती है वो वेरियस मिशंस हो या फिर लॉन्ग टर्म्स के ऑब्जेक्ट होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट में, जिनका डिसीजन जो सबको फॉलो करना पड़ता है, ये डिसीजन वो लेते हैं, उनको कहेंगे हम टॉप लेवल के मैनेजमेंट। वो आप उस पर हम देखेंगे द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एस फॉलो। उनको क्या क्या फंक्शन फॉलो करने पड़ते हैं वो हम देख सकते हैं। टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको इस तरीके का जो है टॉप डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यानी जो हम डिसीजन लेने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हैं, तो इस तरीके का मैनेजमेंट करना पड़ता है। टू फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, to see that the policies are properly implemented, to create various departments and positions, to appoint the in large or head। for example हम देख सकते हैं कि मैनेजर at a middle level management and the given direction to carry out different activities। ये जो मैनेजमेंट भी उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मिडिल लेवल के मैनेजमेंट उनको करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सभी उनको अपने अपने लेवल पे यानी जो टॉप लेवल होता है उस टॉप लेवल के मैनेजमेंट को ये सभी डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनको ये फंक्शन करने पड़ते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है। इट इज़ अ लेवल बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच वर्क अंडर टॉप लेवल अथॉरिटीज़। इट इज़ कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज विच आर डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट and included in charges or head of various departments, for example finance minister, production of manager, sales manager, human resources manager, marketing management, etc. And they work on getting things done which are the decided by top level managers with the help of lower level management। यानी जब टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट में जो पर्सन आते हैं वो अपना फंक्शन करते हैं, वो अपनी तरीके से मैनेजर्स जो होते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर्स को उनके अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर्स हो या सेल्स मैनेजर, ये अलग अलग तरीके के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं उनको ये मिडिल लेवल का मैनेजमेंट करना पड़ता है। मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट में जो पर्सन आते हैं उनका बॉस होके या फिर उनसे काम करवा सकते हैं, वो इस तरीके का उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। अभी उनका फंक्शन क्या क्या है। द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। टू लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये क्या लिंक होती है, एक ऐसे लिंक होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बीच में की लिंक होती है। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लेते हैं तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट से उस तरीके का काम करवा लेते हैं।
टू अंडरस्टैंड द प्लान एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनको पॉलिसीज़ या फ्रेम क्या है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, या फिर टू प्रिपेयर द प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस with achieving the goals of overall organization, to assign the duties and responsibility to the staff working in the department, to train the staff for carrying out different activities in features, to appoint lower level staff and to give a timely report to top level management and coordinated द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। ये जो सभी फंक्शन जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं अपने अपने तरीके से। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो भी पर्सन काम करते हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और उनका जो भी रिपोर्ट्स होता है या फिर उनसे काम करके जो हमारा बिजनेस होता है वो किस तरीके के प्रॉफिट में है या लॉस में है, जो भी रिपोर्ट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना पड़ता है। अभी हम आगे देखेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क अंडर अ मिडल लेवल मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, वो मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंडर में काम करते हैं। और द चार्जेस ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी वो मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंडर में काम करते हैं या फिर वर्क करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑपरेशनल और सुपरवाइज़र लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इंक्लूडेड सुपरिटेंडेंट हो या सुपरवाइज़र हो या फोरमैन्स हो एंड अदर्स, कोई भी जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज: टू वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिडल लेवल मैनेजमेंट और इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, टू असाइन वर्क टू द subordinated, to give a instruction to subordinated, to direct the subordinated wherever necessary, to solve the problem and setting the dispute of a subordinated, to look after repair and maintenance of machinery, tools and equipment, to conduct quality checks ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी ये जो है असाइनमेंट वर्क करना हो या फिर इंस्ट्रक्शन दी गए हैं उस तरीके का काम करना हो या फिर डायरेक्शन में जो है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की हो, ये सभी जो काम होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। तो वो टुक आफ्टर द रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं या फिर मशीनरी होती है या टूल, अलग अलग तरीके के वो काम अपने को करने के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। टू कंडक्ट क्वालिटी चेक्स जो हो भी हो वो सब ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट के पर्सन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, ये सब हमने इस जो मैनेजमेंट की जो लेवल है इसमें हमने देखा। आज हम और एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अ साइंस एंड अ प्रोफेशंस। यानी मैनेजमेंट है एक आर्ट है, साइंस है एंड प्रोफेशंस है। तो इसमें कहा आज हम जो साइंस वाला, आर्ट्स और साइंस वाला जो पार्ट है वो हम देखेंगे। फ़िलहाल आज आर्ट्स वाला ही पार्ट देखेंगे, साइंस वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल नेचर, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा ही था कि मैनेजमेंट ये क्या है, एक यूनिवर्सल नेचर से। इट एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, इट इज़ एन inherent parts of every types of organization. On this context, it is said that without effective management, it is difficult to achieve the goals.
यानी मैनेजमेंट के सिवाय हम कोई भी हमारा जो ध्येय उद्दिष्ट होता है वो अचीव नहीं कर सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एग्जैक्ट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मैनेजमेंट ना हुआ तो. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन डायरेक्टर ऑफ इट इज़ एप्लीकेशन. इट टूल्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन. Therefore, it is exactly to study the management separately from these all three dimensions which are follows an arts, science and professions. यानी मैनेजमेंट के लिए हमें ये जो 3 पार्ट्स है या फिर 3 जो डायमेंशन है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, यानी आर्ट भी, साइंस भी एंड प्रोफेशंस भी. तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. तो व्हाट इज़ एन आर्ट, यानी आर्ट मतलब क्या है. आर्ट्स मतलब हम देखते हैं आर्ट इज़ द बिगिनिंग अबाउट अ डिज़ायर टू रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल. एंड आर्ट इज़ ऑल्सो क्रिएटिव एबिलिटी एंड इनोवेशंस ऑफ अ पर्सन. दिस इज़ इनबॉर्न ऑन नेचर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. यानी आपने अभी तक देखा होगा कि आर्ट्स मतलब क्या है. आर्ट्स मतलब कला, ये आपको पता होगा. जो हमारे पर्सन जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी स्किल्स होते हैं. स्किल्स मतलब हम देख सकते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं. सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, मैजिशियंस होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, या फिर एक्टिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, डायरेक्टिंग एंड प्ले और मूवीज़. ये अलग अलग पार्ट हम जो देखते हैं, ये आर्ट वाले पार्ट हम मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं. इन शॉर्ट एन आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इनबॉर्न क्वालिटी और स्किल in which there is no compulsion of having a specific educational qualification. यानी हमें ये जो हमारी जो कला है तो उसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिकेशन या एजुकेशन लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं. सिंगिंग के लिए हमें कौन सा भी स्पेसिफिकेशन, हम आगे जाके स्पेसिफिकेशन हम क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, पर कुछ ऐसे हमारी क्वालिटीज़ होती है कि वो हमारे जन्मताई होते हैं हमारे पास. तो वो बहुत सारी क्वालिटी होती है. दैट इज़ रीजन्स दैट एवरी फीमेल सिंगर्स कैन नॉट बी परफॉर्म लाइक आशा भोसले और एवरी क्रिकेट प्लेयर्स कैन नॉट परफॉर्म लाइक सचिन तेंदुलकर. यानी परफॉर्मेंस के बारे में जब हम देखते हैं तो जो हमारे जो आशा भोसले दीदी है, या फिर गाने के बारे में जब हम सुनते हैं, सिंगिंग के बारे में, तो आशा भोसले जी का जो गाना होता है या सिंगिंग का तरीका वो सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं. फिर और क्रिकेट के बारे में या प्ले के बारे में हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा सभी खिलाड़ू उस तरीके के हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं. इसी के लिए हमें एक मैनेजमेंट करनी पड़ती है. हम मैनेजमेंट करके ही उस तरीके का हम स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं. यानी मैनेजमेंट ये क्या है, एक आर्ट है, पर उस आर्ट के लिए भी हमें उस तरीके का एजुकेशन लेना पड़ता है. अभी हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. यहाँ पे उन्होंने पॉइंट बताए, 4 पॉइंट बताए हैं कि उस सिचुएशन में यानी आर्ट्स जो है उनका रिलेशन कैसा है मैनेजमेंट का और आर्ट का. फर्स्ट हम देखेंगे पर्सनल स्किल. एवरी मैनेजर हैज़ टू बी हैंडल डिफरेंट सिचुएशन हैज़ टू सॉल्व द रिसोर्स प्रॉब्लम, हैज़ टू हैंडल ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सेट्रा. यानी हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप की सिचुएशन वो हैंडल कर सकते हैं या हैंडल करते रहते हैं.
विथ हीज़ ओन स्टाइल, उनके तरीके से वो हैंडल करते हैं। दिस स्टाइल डिफरेंट फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर्स एंड सो द रिजल्ट्स, यानी ये डिफरेंट टाइप्स का मैनेजमेंट हम देख सकते हैं और उस तरीके का रिज़ल्ट भी हम देख सकते हैं कि हमने किस तरीके का मैनेजमेंट किया तो हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, वो हम देख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट इन स्किल सेट एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, उसमें जो भी स्किल्स है या एबिलिटीज़ है उस पर्सन में हमें दिखाई देते हैं। डिफरेंट पर्सन में हमें डिफरेंट स्किल और एबिलिटी दिखाई देते हैं। सेकंड, क्रिएटिविटी it refers to the ability to find few new ideas on one's own to create something innovative. Manager finds out a new way to conduct the activities and achieve the desired goal. यानी हम देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला है क्रिएटिविटी हर इंसान में अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, उनके अलग अलग वो अपना खुद का वो कोई भी आइडियाज़ हो तो वो क्रिएट कर सकता है, या फिर वो न्यू तरीके के अलग अलग तरीके के वो जो वेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, वो हमारा जो ध्येय होता है वो अचीव करने के लिए या फिर गोल हमारा जो होता है वो कंप्लीट करने के लिए वो अलग अलग तरीके के हमारा यूज़ करते हैं। ही डेवलप न्यू आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस द बिजनेस सिचुएशन एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी अलग अलग पर्सन के लोगों के आइडियाज़ अलग अलग होती हैं, उनकी सिचुएशन, बिजनेस को हैंडल करने की सिचुएशन अलग अलग होती है, इन्वायरमेंट को हैंडल करने की सिचुएशन उनकी अलग अलग होती है। तो जिसके पास जो आर्ट होता है उस तरीके का वो ध्येय कर सकते हैं। थर्ड, रेगुलर प्रैक्टिस टू डेवलप एनी स्किल एंड आर्ट्स नीड अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कोई ऐसा आर्ट्स होता है, अब अभी आप देख सकते हो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या प्लेइंग हो, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा रिज़ल्ट हमें दिखाई देता है, यानी ये आर्ट हम अलग अलग लोगों के सामने हम दिखा सकते हैं। सिमिलरली मैनेजर ट्राई टू प्रैक्टिस मैनेजिंग the thing by using a different techniques and skill and to get perfections in it, यानी डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक यूज़ करके, स्किल यूज़ करके हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिस करके हम कोई भी हमारा जो ध्येय है वो पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस प्रैक्टिस इनेबल द मैनेजर टू डील विथ अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी डिफरेंट सिचुएशन हो या पीपल हो या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें चेंजेस देख के या फिर कोई भी बिजनेस में सिचुएशन हैंडल करके हम रेगुलर प्रैक्टिस करके हम कोई भी गोल कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट वाला हम देखेंगे पर्सनल एबिलिटी। Ability of every person are different, like a skill manager uses his or her own ability, यानी मैनेजर देखते हैं कि मेल और फीमेल में वो देख सकते हैं कि उनकी एबिलिटी कैसी है, उस तरीके का उनको वर्क दिया जाता है उनकी स्किल देखकर। Within ability, manager coordinate the activities and the guide people to achieve their goal. Thus, from the above decision and the clear, the manager needs to a creative and skill like an arts. यानी ये हम देख सकते हैं कि जब सभी हमने पॉइंट देखे, ये सभी पॉइंट अलग अलग पॉइंट है जो हमें आर्ट में दिखाई दे सकते हैं। आगे हम जो देखेंगे तो मैनेजमेंट एज साइंस, तो मैनेजमेंट ये साइंस किस तरीके का साइंस है मैनेजमेंट, तो ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।